क्या सिर्फ टैलेंट से कोई इंसान सफल बनता है, या इसके पीछे कोई और छुपा हुआ सच है? आपने भी कभी न कभी सोचा होगा, क्या मैं भी सफल बन सकता हूं? मैल्कम ग्लैडवेल की मशहूर किताब आउटलियर्स बताती है कि सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि 10,000 घंटे की मेहनत, सही टाइमिंग और माहौल, ये सब मिलकर बनाते हैं एक सक्सेसफुल इंसान। इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे बड़े 7 रहस्यों को हिंदी में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आउटलियर्स की कहानी से, जो सक्सेस को पूरी तरह से रीडिफाइन कर देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेजी टोम टॉक में, जहां हम बात करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट, ग्रोथ माइंडसेट और उन किताबों की जो आपकी सोच को बदल सकती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके सफलता को देखने का नजरिया ही बदल देगी। आउटलियर्स, द स्टोरी ऑफ सक्सेस बाय मैल्कम ग्लैडवेल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी ऊंचाइयां कैसे छू लेते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग दूसरों से कई गुना ज्यादा सफल होते हैं? क्या सिर्फ मेहनत और टैलेंट ही काफी है, या फिर और भी कुछ है जो उनकी सफलता के पीछे छिपा है? मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिविजुअल एफर्ट। इसके पीछे छिपे होते हैं कुछ अनदेखे फैक्टर्स, जैसे आपका जन्म कब हुआ, आप कहाँ बड़े हुए, आपको किस माहौल में अवसर मिले, और आपने कितनी देर तक प्रैक्टिस की। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सफलता के असली राज क्या हैं और कैसे आप भी आउटलियर्स की तरह अपनी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आउटलियर्स, द हिडन पैटर्न्स बिहाइंड सक्सेस। अध्याय 1, मैथ्यू इफेक्ट। जिसके पास है उसे और मिलेगा। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही जैसे सफल होने के लिए बने होते हैं? क्या ये केवल टैलेंट है या कुछ और भी? कनाडा के जूनियर हॉकी लीग में कुछ दिलचस्प सामने आता है। टॉप खिलाड़ियों की जन्मतिथि देखें तो एक पैटर्न दिखता है। ज्यादातर खिलाड़ी जनवरी, फरवरी और मार्च में पैदा हुए हैं। क्यों? क्या इन महीनों में पैदा हुए लोग ज्यादा टैलेंटेड होते हैं? नहीं, असली वजह है कट ऑफ डेट। कनाडा में जूनियर हॉकी की उम्र तय करने की आखिरी तारीख 1 जनवरी है। यानी जो बच्चे जनवरी में पैदा होते हैं वो साल के सबसे बड़े और विकसित बच्चों में आते हैं। वहीं दिसंबर में पैदा हुए बच्चे छोटे माने जाते हैं। इसका असर क्या होता है? जनवरी वाले बच्चे ज्यादा मजबूत लगते हैं, इसलिए उन्हें बेहतर कोचिंग मिलती है, ज्यादा खेलने का मौका मिलता है, बेहतर टूर्नामेंट्स में चुना जाता है, और अंततः वे अधिक प्रैक्टिस करते हैं, बनते हैं स्टार प्लेयर। यह सब इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत में ही उन्हें छोटा सा अदृश्य फायदा, हिडन एडवांटेज, मिल जाता है। यही मैथ्यू इफेक्ट है। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव एडवांटेज। छोटे से मौके का फायदा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। असली सीख क्या है? सिर्फ टैलेंट या मेहनत काफी नहीं होती। वो समय, माहौल और अवसर भी मायने रखते हैं जो शुरू में मिलते हैं। अक्सर जो हम असाधारण मानते हैं उसके पीछे छिपे होते हैं साधारण मगर नजरअंदाज किए गए कारक। रियल लाइफ में कैसे लागू करें? 1, बच्चों को शुरुआती अवसर और सपोर्ट देना जरूरी है। 2, खुद में भी देखें, क्या कभी आपने किसी मौके का फायदा नहीं उठाया सिर्फ इसलिए क्योंकि शुरुआत ही में आपको नजरअंदाज किया गया? अगर टैलेंट से ज्यादा मौका मायने रखता है, तो फिर असली सफलता पाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है? क्या कोई ऐसा जादुई नंबर है जिसके बाद इंसान एक्सपर्ट बन जाता है?
जानिए अगले अध्याय में द 10,000 आर रूल, जो बताएगा कि महान बनने के पीछे कितने घंटे की मेहनत छिपी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी में कौन सा छोटा सा मौका सबसे बड़ा बदलाव लाया। अध्याय 2, 10,000 घंटे का नियम, एक्सपर्ट बनने का जादुई नंबर। क्या आप महान बनना चाहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो अपने फील्ड में टॉप पर हो? तो आपको कोई गुप्त टैलेंट नहीं चाहिए। आपको चाहिए सिर्फ 10,000 घंटे की समझदारी भरी मेहनत। बीटल्स, द बीटल्स दुनिया के सबसे सफल बैंड में से एक, लेकिन उनकी सफलता अचानक नहीं आई। शुरुआती दिनों में उन्हें जर्मनी के हैम्बर्ग के सस्ते क्लबों में रोज 8-10 घंटे लाइव परफॉर्म करना पड़ता था। उन्होंने सिर्फ हैम्बर्ग में 1,200 से ज्यादा शो किए, यानी हजारों घंटे का रियल अभ्यास। उन्होंने 10,000 घंटे पूरे कर लिए थे, इससे पहले कि वे वर्ल्ड फेमस बने। बिल गेट्स 1970 के दशक में 13 साल की उम्र में उन्हें एक स्कूल में कंप्यूटर तक फ्री और अनलिमिटेड एक्सेस मिला। वो हर रात, छुट्टी, गर्मी की छुट्टियां, सब कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को देने लगे। कॉलेज छोड़ने से पहले ही वे हजारों घंटे कोडिंग कर चुके थे। इसलिए जब मौका आया, वे माइक्रोसॉफ्ट बनाने के लिए तैयार थे। 10,000 घंटे का नियम क्या कहता है? रिसर्चर डॉक्टर एंडस एरिक्सन और फिर मैल्कम ग्लैडवेल ने बताया, किसी भी क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास बनने के लिए आपको लगभग 10,000 घंटे का लक्षित अभ्यास, डेलिबरेट प्रैक्टिस करना होगा। टैलेंट बनाम प्रैक्टिस। टैलेंट एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन रियल ग्रोथ और मास्टरी आती है लगातार मेहनत से। 10,000 घंटे, हर दिन 3 घंटे 10 साल, हर दिन 6 घंटे 5 साल। और यह स्मार्ट वर्क होना चाहिए, सिर्फ करना नहीं, सीखते हुए करना। सीख क्या है? 1. शॉर्टकट्स मत ढूंढो। 2. प्रैक्टिस टैलेंट। 3. हर सफल इंसान के पीछे सालों का अदृश्य अभ्यास होता है। 4. अपने पैशन को 10,000 घंटे दो, वो एक दिन प्रोफेशन बन जाएगा। अभी खुद से पूछो, क्या मैं हर दिन अपनी स्किल पर 2 से 3 घंटे देता हूं? अगर हाँ, तो आपका भी 10,000 घंटे का सफर शुरू हो चुका है। नहीं तो आज से ही अपना अभ्यास शुरू करो। अगर मेहनत इतनी मायने रखती है, तो फिर कुछ जीनियस लोग क्यों असफल हो जाते हैं? क्या सिर्फ आईक्यू सब कुछ तय करता है? जानिए अगले अध्याय में द ट्रबल विद जीनियसेस पार्ट 1, जहां हम मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जिसका आईक्यू था 195, लेकिन फिर भी वो असफल रहा। अगर आपने अभी तक 10,000 घंटे पूरे नहीं किए हैं, तो ये वीडियो आपकी शुरुआत हो सकती है। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताएं आपकी वो कौन सी स्किल है जिसे आप मास्टर करना चाहते हैं। अध्याय 3, जीनियस की मुसीबत, भाग 1। टैलेंट जरूरी है, पर क्या वह काफी है? आपका आईक्यू 150 है या 195? क्या इससे आपकी सफलता तय हो जाती है? क्या ज्यादा तेज दिमाग वाला व्यक्ति जरूर टॉप पर पहुंचेगा? मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, नहीं। मिलिए क्रिस्टोफर लैंगन से। आईक्यू लगभग 195, आइंस्टीन से भी ज्यादा। एक इंसान जिसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया। लेकिन क्या वो वैज्ञानिक, नोबेल विजेता या अरबपति बना? नहीं, वो एक सामान्य रैंच खेत में घोड़े पालता है। एक समय में उसे कॉलेज से निकाल दिया गया, सिर्फ एक पेपर वर्क की गलती की वजह से। सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? अगर टैलेंट इतना ज्यादा था, तो ये सफलता में क्यों नहीं बदला? जवाब है,
आईक्यू एक सीमा तक ही मदद करता है। उसके बाद असली गेम शुरू होता है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। स्टडी आईक्यू और सफलता के बीच का रिश्ता एक रिसर्च बताती है। आईक्यू 120 तक आपकी सक्सेस धीरे धीरे बढ़ती है, उसके बाद ग्राफ फ्लैट हो जाता है, यानी ज्यादा आईक्यू से ज्यादा फायदा नहीं मिलता। आईक्यू सक्सेस। आईक्यू एक थ्रेशहोल्ड है, बस एक दरवाजा खोलता है। मगर अंदर कैसे जाना है, ये आपके व्यवहार, सोचने का ढंग और संवाद कला पर निर्भर करता है। लैंगन बनाम ओपेनहाइमर केस स्टडी। पहलू क्रिस्टोफर लैंगन, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। आईक्यू 195, 160। बैकग्राउंड गरीब, रूरल, अनगाइडेड, पढ़ा लिखा, कल्चर्ड। संघर्ष का हल हार मान लिया, बातचीत से हल निकाला। परिणाम अनजान, जीनियस, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लीडर। दोनों टैलेंटेड थे, पर सिर्फ एक के पास था। सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लस कम्युनिकेशन प्लस सामाजिक समझ, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एक सिर्फ तेज दिमाग होने से कुछ नहीं होता। दो सक्सेस टैलेंट प्लस बिहेवियर प्लस एनवायरनमेंट प्लस कॉन्फिडेंस। तीन जिंदगी में समझदारी से लड़ना जरूरी है, सिर्फ होशियारी नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, सेल्फ एडवोकेसी यानी अपना पक्ष रखना सीखें। केवल आईक्यू पर ना रुकें, ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट और एसक्यू, सोशल क्वोशेंट भी जरूरी हैं। अगर टैलेंट और आईक्यू ही सब कुछ नहीं है, तो फिर कुछ लोग बिना किसी बुद्धिमत्ता के भी आगे कैसे निकल जाते हैं? क्या संस्कृति और माहौल हमारी सोच को कंट्रोल करते हैं? जानिए अगले अध्याय में, द ट्रबल विद जीनियसेस, पार्ट 2, जहां हम समझेंगे कि परिवार और परवरिश सफलता के कितने बड़े कारक हैं। क्या आप मानते हैं कि सिर्फ दिमाग से नहीं, सोशल स्किल्स और आत्मविश्वास से भी इंसान बड़ा बनता है? तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, आपको लगता है आपकी असली ताकत क्या है, टैलेंट, नेटवर्क या अभ्यास? अध्याय 4, जीनियस की मुसीबत, भाग 2। सिर्फ टैलेंट नहीं, माहौल भी जरूरी है। अगर दो बच्चों का आईक्यू एक जैसा है, तो क्या दोनों की जिंदगी एक जैसी होगी? नहीं, क्योंकि उनके माता पिता और परवरिश का तरीका तय करता है कि वो उस टैलेंट को कहां तक ले जाएंगे। मैल्कम ग्लैडवेल ने एक रिसर्चर की मदद से दो बच्चों का उदाहरण दिया। एक अलेक्जेंडर विलियम्स, अमीर घर से, माता पिता पढ़े लिखे, प्रोफेशनल। हर चीज के बारे में बात करना, सवाल पूछना सिखाया गया। डॉक्टर से कैसे बात करनी है, कैसे बहस करनी है, ये भी सिखाया गया। इस परवरिश को कहते हैं कॉन्सर्टेड कल्टीवेशन। बच्चा खुद को एक्सप्रेस करना सीखता है, आत्मविश्वास आता है, सिस्टम के साथ डील करना सीखता है। दो हैरोल्ड मैकलिस्टर, गरीब घर से, माता पिता अच्छे लेकिन सीमित संसाधनों के साथ। बच्चा चुप रहता है, नियम मानता है, सवाल नहीं पूछता, विरोध नहीं करता। इसे कहते हैं अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ नेचुरल ग्रोथ। बच्चा विनम्र होता है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी। सिस्टम से डरता है, अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता। दोनों बच्चों का टैलेंट एक जैसा हो सकता है, लेकिन जो बच्चा सिखाया गया है कि सिस्टम से कैसे डील करना है, वो आगे निकल जाता है। उदाहरण, स्कूल में टीचर से सवाल पूछना, डॉक्टर से डिस्कशन करना, कॉलेज या नौकरी में खुद को प्रस्तुत करना। यह सब परिवार से आता है और यही तय करता है कि बच्चा टैलेंट को सफलता में बदल पाएगा या नहीं। सीख एक, सिर्फ टैलेंट नहीं, एक्सपोजर, गाइडेंस और फैमिली सपोर्ट भी जरूरी है। दो, बच्चों को सेल्फ एडवोकेसी यानी अपने हक के लिए बोलना सिखाना चाहिए। तीन, अगर आप खुद गरीब परिवार से हैं, तो डरिए मत, ये स्किल्स सीखी जा सकती हैं।
बच्चों को सवाल पूछना सिखाएं। उन्हें खुलकर बात करने दें। खुद भी सिस्टम से डरना छोड़े। डॉक्टर, अफसर, टीचर ये भी इंसान हैं। यदि आप रिसोर्सेस से कमजोर हैं तो आप हैबिट्स से मजबूत बनिए। अब जब हम समझ गए हैं कि परवरिश कितना असर डालती है, तो अगला सवाल है, किस तरह के मौके और समय हमें असली सफलता दिलाते हैं। जानिए अगले अध्याय में द 3 लेसन्स ऑफ जो फ्लॉम, जहां हम जानेंगे कि कभी कभी नकारात्मक दिखने वाली परिस्थितियां भी एक छिपा हुआ वरदान बन जाती हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी सफलता में आपकी परवरिश का हाथ था, या आपने खुद सीखा, खुद बनाया? तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं आप अपने बच्चों को कौन सी चीज सबसे पहले सिखाना चाहेंगे। चैप्टर 5 द 3 लेसन्स ऑफ जो फ्लॉम। सफलता सिर्फ मेहनत नहीं, समय, मौके और पहचान का खेल है। क्या आप कभी सोचते हैं कि किसी की सफलता सिर्फ उसके टैलेंट की वजह से है? नहीं, कभी कभी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए और आप कौन हैं। जो फ्लॉम एक यहूदी वकील थे। न्यूयॉर्क के सबसे बड़े लॉ फर्म स्कैडन, आर्प्स, स्लेट, मीगर फ्लॉम के कोफाउंडर बने। 1950 और 60 में जब उन्हें मेनस्ट्रीम लॉ फर्म्स में काम नहीं दिया गया तो उन्होंने उन केसों को लेना शुरू किया जिन्हें बाकी वकील छोटा मानते थे। और वही छोटे केस कुछ सालों में बन गए बिलियन डॉलर के मर्जर्स, एक्विजिशंस, एमए डील्स। जो फ्लॉम की सफलता के 3 छुपे हुए सबक। 1. कल्चरल लेगेसी मैटर्स। आप कौन हैं? जो फ्लॉम का बैकग्राउंड था यहूदी प्रवासी। उनके माता पिता ने मेहनत, सहनशीलता और स्किल्स की वैल्यू सिखाई। उन्होंने उसे लीगल प्रोफेशन में अप्लाई किया जहां बाकी लोग सिर्फ स्टेटस देखते थे। जो ने सर्विस दी सबक। आपकी जड़ें, रूट्स भी आपकी ताकत हो सकती हैं। 2. डेमोग्राफिक लक। आप कब पैदा हुए? जो फ्लॉम 1930 में पैदा हुए। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान लोगों ने बच्चे पैदा करने कम कर दिए थे। इस वजह से बचपन में कंपटीशन कम था। स्कूलों और कॉलेजों में उन्हें ज्यादा मौके मिले। सबक। आपका जन्म साल भी आपके मौके तय कर सकता है। 3. मीनिंगफुल वर्क प्लस टाइमिंग। कब कौन सा काम चुनते हैं? 1970 में एमए फील्ड अचानक बूम पर आया। जो फ्लॉम पहले से ही ऐसे केसों में एक्सपर्ट थे क्योंकि कोई और उस समय वो केस लेना नहीं चाहता था। सबक। कभी कभी जो काम लोग नकार देते हैं वही भविष्य का सोना बनता है। आपका पिछला अनुभव आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है, भले ही वो अभी छोटा लगे। हार्ड वर्क के साथ साथ सही समय और सही दिशा भी जरूरी है। अपने कमजोर बैकग्राउंड को एडवांटेज में बदलना सीखो। रियलाइजेशन। सिर्फ टैलेंट या आईक्यू ही नहीं, सफलता की कहानी बनती है। परवरिश प्लस कल्चर प्लस सही मौके पर तैयार होना। तो क्या सिर्फ व्यक्ति की मेहनत ही उसकी किस्मत बनाती है, या फिर उसके जन्म का साल और माहौल उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं? अब सोचिए, अगर साल, समाज और संस्कार इतना बड़ा असर डालते हैं तो क्या देश, संस्कृति और परिवार की भाषा भी हमारे काम करने के तरीके को प्रभावित करती है? जानिए अगले अध्याय में। चैप्टर 6 हार्लन, केंटकी और कल्चरल लेगेसी की गहराई। क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई पुराना अनुभव आपकी आज की सफलता की वजह बना? तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें वो कौन सा छोटा मौका था जिसने आपकी जिंदगी बदली। चैप्टर 6 हार्लन, केंटकी। क्या हमारी संस्कृति और पूर्वजों की सोच आज भी हमारे फैसलों पर असर डालती है? क्या कभी आपने सोचा है कि आपका गुस्सा, व्यवहार
और प्रतिक्रिया देने का तरीका शायद आपके पुरखों से आया हो। मैल्कम ग्लैडवेल इस अध्याय में बताते हैं कि आपका कल्चरल बैकग्राउंड यानी आपकी सांस्कृतिक विरासत आपकी सफलता, संघर्ष और फैसलों में बड़ा रोल निभाता है। अमेरिका का एक छोटा सा पहाड़ी गांव हर्लन 1800 में यहाँ छोटे छोटे परिवार रहते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि यहाँ के परिवार आपस में पीढ़ियों तक लड़ते रहे। परिवारों में झगड़े इतने बड़े होते थे कि उनमें हत्याएं तक हो जाती थीं। वजह? ऑनर कल्चर, सम्मान के लिए लड़ना जरूरी है, चाहे जान क्यों न चली जाए। ये बात आज के ज़माने में क्यों जरूरी है? ग्लैडवेल कहते हैं कि ये कल्चर सिर्फ हार्लन तक सीमित नहीं था, ये पूरी दुनिया में कई जगहों पर फैला हुआ है और आज भी लोगों के बर्ताव में दिखता है। ऑनर कल्चर क्या होता है? वो समाज जहां अगर किसी ने आपका अपमान किया तो बदला लेना जरूरी माना जाता है। वहां सम्मान को सबसे ऊपर रखा जाता है, यहां तक कि कानून से भी। ग्लैडवेल ने एक यूनिवर्सिटी में एक सोशल एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। छात्रों को दो ग्रुप में बांटा गया। एक नॉर्थ यूएस के छात्र, दूसरा साउथ यूएस के छात्र, जहां ऑनर कल्चर ज्यादा था। जब उन्हें धक्का देकर अपमानित किया गया, नॉर्थ के छात्र शांत रहे या नजरअंदाज किया। साउथ के छात्र गुस्से से भर गए, हार्मोन स्तर बढ़ गया। यानी कल्चर ने उनकी तुरंत प्रतिक्रिया को शेप किया। एक, हमारे पूर्वजों की आदतें, सोच और रिएक्शंस हमारी डीएनए और बर्ताव में बनी रहती हैं। दो, अगर कोई कल्चर गुस्सा, बदला या हिंसा को बढ़ावा देता है तो वहां के लोग वही नेचुरली अपनाते हैं। तीन, इस बात को समझना जरूरी है अगर हम अपने व्यवहार को बदलना और बेहतर बनाना चाहते हैं। अपने गुस्से, जल्दबाजी या डर की जड़ों को समझिए, वो कहीं आपकी पारिवारिक या सांस्कृतिक विरासत से तो नहीं आ रही। सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल कंट्रोल आज की सफलता की कुंजी हैं। अगर आपकी विरासत में कुछ अच्छा है, जैसे ईमानदारी, मेहनत, तो उसे अपनाइए। और अगर कुछ हानिकारक है, जैसे गुस्सा, जिद, तो उसे बदलिए। आज भी बहुत से लोग ये कहते हैं, हमारे घर में मर्द जवाब नहीं देते, हम झुकते नहीं, हम लड़ते हैं। ये शब्द शायद गर्व की बात लगते हैं, लेकिन कभी कभी यही सोच आपको सफलता से दूर कर सकती है। अगर संस्कृति और माहौल हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, तो क्या वो हमारी सोचने की शैली और काम करने के तरीके को भी बदल सकते हैं? क्या हमारी भाषा और मातृभाषा भी हमारे माइंडसेट को बदलती है? जानिए अगले अध्याय में द एथनिक थ्योरी ऑफ प्लेन क्रैशेस, जहां हम समझेंगे कि कैसे पायल्स की सांस्कृतिक परवरिश ने जानलेवा हादसों को जन्म दिया। क्या आप मानते हैं कि हमारे अंदर जो गुस्सा, डर या आत्मविश्वास है, वो हमारे पूर्वजों से आया है? तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपकी सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पारिवारिक आदत क्या है। चैप्टर 7, द एथनिक थ्योरी ऑफ प्लेन क्रैशेस, एक शब्द ने विमान को गिरा दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ भाषा का तरीका या बॉस से बात करने का अंदाज एक हवाई जहाज की क्रैश की वजह बन सकता है? जी हां, मैल्कम ग्लैडवेल इस अध्याय में बताते हैं कि संस्कृति, कल्चर, हायरार्की और भाषा का तरीका जान बचा भी सकता है और ले भी सकता है। जनवरी 1990 में एवियन का फ्लाइट 52 न्यूयॉर्क में क्रैश हो गया, 73 लोग मारे गए। विमान में फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात, पायलट और कोपायलट ने कभी एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, से साफ साफ नहीं कहा कि फ्यूल खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा, वी आर रनिंग लो ऑन फ्यूल, वी आर इन ट्रबल। लेकिन ये सीधा मैसेज नहीं था।
कारण क्या था? मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि ये सिर्फ टेक्निकल गलती नहीं थी, ये कल्चरल कम्युनिकेशन एरर थी। कल्चरल डायमेंशंस, गर्ट हॉफस्टीड थ्योरी। ग्लैडवेल हॉफस्टीड की रिसर्च को बताकर समझाते हैं कि पावर डिस्टेंस इंडेक्स पीडीआई यह बताता है कि किसी देश में लोग अपने बॉस या ऊंचे पद पर बैठे लोगों से कितनी दूरी या सम्मान रखते हैं। लो पीडीआई जैसे यूएस, नेदरलैंड्स लोग बॉस से सीधा और खुलकर बात करते हैं। हाई पीडीआई जैसे कोलंबिया, कोरिया लोग बॉस से सम्मानपूर्वक झिझक के साथ बात करते हैं, इनडायरेक्ट रहते हैं। और एवियनका के पायलट कोलंबिया से थे, यानी हाई पीडीआई कल्चर। इसलिए उन्होंने एटीसी से सीधा नहीं कहा, हमारे पास फ्यूल नहीं बचा, इमरजेंसी लैंडिंग चाहिए। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट CRAM की जरूरत। ग्लैडवेल बताते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री ने बाद में इस समस्या को समझा और एक नया सिस्टम लाया, CRAM क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट। हर पायलट और क्रू मेंबर को ट्रेन किया गया कि वो किसी भी स्थिति में सीधे, स्पष्ट और असर्टिव होकर बात करें। चाहे सामने कोई सीनियर हो या एटीसी, जान बचाना सबसे जरूरी सीख। एक कम्युनिकेशन स्टाइल आपकी जिंदगी बदल सकता है। 2, अगर आप इनडायरेक्ट बोलते हैं तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि आप मुसीबत में हैं। 3, संस्कृति एक ताकत है, लेकिन अगर हम उसे बदलने या अपडेट करने को तैयार नहीं तो वो कमजोरी बन सकती है। जीवन में चाहे आप ऑफिस में हो, रिश्तों में या क्राइसिस में, स्पष्ट, साफ और सीधी भाषा बोलिए। अगर आप बॉस से डरकर सही बात नहीं बोलते तो नुकसान आपका ही होगा। असर्टिव कम्युनिकेशन एक लाइफ स्किल है, इसे सीखिए, सिखाइए। तो जब पायलट जैसे हाईली ट्रेन्ड लोग भी सांस्कृतिक सोच के कारण गलतियां कर सकते हैं, तो सोचिए हम आम लोग स्कूलों और ऑफिसों में कैसे फैसले ले रहे होंगे। क्या स्कूलों की पढ़ाई और बच्चों की मेहनत ही उनकी सफलता की गारंटी है, या फिर इसमें भी कोई छुपा हुआ आउटलियर पैटर्न है? जानिए अगले अध्याय में राइस पैडीज एंड मैथ टेस्ट्स, जहां हम जानेंगे कि किसानों की खेती और मैथ्स में स्कोर का क्या संबंध है। क्या आप भी कभी किसी सीनियर से बात करते समय अपनी बात पूरी नहीं कह पाए? क्या आपकी संस्कृति आपको बोलने से रोकती है? तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी गलतफहमी में कुछ बड़ा नुकसान झेला है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने बात इनडायरेक्ट रखी। चैप्टर 8, राइस पैडीज एंड मैथ टेस्ट्स। मेहनत की संस्कृति ही सफलता की असली जड़ है। क्या आप यकीन करेंगे कि जो बच्चा मैथ्स में टॉप करता है उसका दिमाग ज्यादा तेज नहीं बल्कि उसका मेहनत करने का तरीका अलग होता है। मैल्कम ग्लैडवेल इस अध्याय में दिखाते हैं कि कैसे एशियाई किसानों की मेहनती संस्कृति ने उनके बच्चों को दुनिया के सबसे अच्छे मैथ्स स्टूडेंट बना दिया। चावल के खेतों की कहानी, राइस पैडीज। एशिया के देशों जैसे चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम में सदियों से लोग चावल की खेती करते आ रहे हैं। चावल की खेती आसान नहीं होती। ये खेती मांगती है दिनरात की मेहनत, सटीक योजना, मौसम, पानी, समय, सबका संतुलन। यानी वहां मेहनत, लगन और धैर्य संस्कृति का हिस्सा बन गया। मैथ्स और खेती का संबंध। ग्लैडवेल कहते हैं, मैथ्स की सफलता दिमाग की बात नहीं, एटीट्यूड की बात है। एक स्टडी में छात्रों को एक कठिन सवाल दिया गया और देखा गया कि कौन कितनी देर तक कोशिश करता है। अमेरिकी स्टूडेंट्स ने औसतन 9 मिनट कोशिश की, जबकि चीनी और कोरियन स्टूडेंट्स ने 20 मिनट से ज्यादा तक हार नहीं मानी। यानी जो ज्यादा देर तक मेहनत करता है वही सॉल्व करता है। भाषाओं में फर्क भी मायने रखता है।
ग्लैडवेल बताता है कि एशियाई भाषाओं जैसे कैंटोनीज, मैंडरिन में नंबर सिस्टम सरल और लॉजिकल होता है। उदाहरण: इंग्लिश 11, 12, 13। अनरिलेटेड वर्ड्स: चाइनीज 10, 1, 10, 2, 10, 3। लॉजिक प्लस पैटर्न। इसी वजह से एशियाई बच्चे बचपन से ही नंबर सिस्टम जल्दी समझ लेते हैं। सीख: एक, मेहनत ही सबसे बड़ी प्रतिभा है। 2, अगर आपके समाज में ये सोच है कि स्मार्ट लोग ही मैथ्स कर सकते हैं तो आप हार मान लोगे। 3, लेकिन अगर आपकी संस्कृति कहती है कि कोशिश करते रहो, रास्ता निकलता है, तो आप सफल होंगे। मैथ्स या किसी भी स्किल को टैलेंट मत समझिए, प्रैक्टिस और पेशेंस से मास्टरी आती है। अपने बच्चों को यह सिखाइए कि समस्या से भागना नहीं, टिके रहना ही जीत है। सफलता मीनिंगफुल मेहनत, परसिस्टेंस। आज हम देखते हैं कि एशियन देशों में बच्चे मैथ्स, साइंस और प्रोग्रामिंग में आगे हैं। कारण उनका कल्चरल माइंडसेट, ज्यादा कोशिश ज्यादा परिणाम। ग्लैडवेल इस बात पर जोर देते हैं, आउटलियर्स वो नहीं होते जो पैदा होते हैं खास। आउटलियर्स वो होते हैं जो कड़ी मेहनत को अपने डीएनए में उतार लेते हैं। तो अगर मेहनत, संस्कृति और सोचने की शैली इंसान को सफल बनाती है, तो क्या कोई स्कूल, कोई टीचर या एक परफेक्ट मौका भी किसी की जिंदगी बदल सकता है? क्या होगा अगर एक बच्चा सही मौके और सही सिस्टम में आ जाए? जानिए अगले अध्याय में, मरितास बारगेन, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक स्कूल ने गरीब बच्चों की किस्मत बदल दी, सिर्फ समय और मेहनत के फॉर्मूले से। क्या आपको लगता है कि मेहनत आपकी सबसे बड़ी ताकत है? तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपने आखिरी बार कब किसी मुश्किल सवाल को हार ना मानते हुए सॉल्व किया। चैप्टर 9, मरितास बारगेन, सफलता का सौदा, जब एक बच्ची अपनी दुनिया बदल देती है। क्या सफलता का रास्ता सिर्फ टैलेंट और पैसे से बनता है? या फिर कोई बच्चा जो गरीब है, मुश्किल हालातों से घिरा है, क्या वो भी कड़ी मेहनत और सही माहौल से अपनी किस्मत बदल सकता है? आज हम जानेंगे मरिता की कहानी, जो सिर्फ एक बच्ची नहीं बल्कि आउटलियर्स की असली मिसाल है। मरिता ब्रोंक्स की एक साधारण लड़की। मरिता न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स इलाके से है, एक गरीब, कठिन और शिक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल। लेकिन मरिता को मौका मिला एक खास स्कूल में पढ़ने का। किप स्कूल, नॉलेज इज पावर प्रोग्राम। किप कोई आम स्कूल नहीं था। सुबह 7:25 से लेकर शाम 5 बजे तक क्लास। गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूल। होमवर्क का ढेर। जीरो डिस्ट्रैक्शन, फुल डेडिकेशन। मरिता कहती है, मैं अपने पुराने दोस्तों से कट गई हूँ, टीवी नहीं देखती, गेम नहीं खेलती, लेकिन मैं सीख रही हूँ और मेरी जिंदगी बदल रही है। सक्सेस का सबसे बड़ा राज सही माहौल, सही सिस्टम और अनुशासित मेहनत। मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि गरीब बच्चों का फेल होना कोई बुद्धि की कमी नहीं है, बल्कि गर्मियों की लंबी छुट्टियां, पढ़ाई से दूरी, अनुशासनहीन माहौल, ये ही असली वजहें हैं जो उन्हें पीछे धकेलती हैं। एक जरूरी रिसर्च अचीवमेंट गैप। समृद्ध परिवारों के बच्चे गर्मियों में भी सीखते रहते हैं, लाइब्रेरी, ट्रैवल, ट्यूटर। जबकि गरीब बच्चों की लर्निंग रुक जाती है, टीवी, गेम्स या काम में मदद। लर्निंग लॉस का यही फर्क साल दर साल इतना बढ़ जाता है कि अंत में वो टैलेंट नहीं बल्कि माहौल बन जाता है। किप स्कूल का फॉर्मूला: 1, लंबा स्कूल टाइम। 2, उच्च अनुशासन। 3, सीखने की स्पष्ट योजना। 4, बच्चों को जिम्मेदार और विजन के साथ तैयार करना। 5, और सबसे अहम, हार्ड वर्क इज नॉर्मल। मरिता ने अपनी आज की आजादी को छोड़ा, लेकिन पाई कल की उड़ान।
एक, आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, आपका माइंडसेट रखता है। 2, अगर आपको सही सिस्टम नहीं मिला तो आप खुद अपने लिए सिस्टम बनाइए। 3, प्रैक्टिस और परसेवरेंस का कोई विकल्प नहीं है। 4, अपने बच्चों को भी यही सिखाइए, टीवी कम, सवाल ज्यादा। 5, सीखना कोई घटना नहीं, ये एक जीवन शैली है। पॉइंट इनसाइट 10,000 आर रूल किसी भी फील्ड में मास्टरी के लिए अभ्यास जरूरी है। बर्थ टाइमिंग सही समय और जगह भी सफलता में भूमिका निभाते हैं। कल्चरल लेगेसी हमारी विरासत हमारे व्यवहार को आकार देती है। हार्ड वर्क एथिक खेती या मैथ्स, मेहनत की आदत से फर्क पड़ता है। अपॉर्चुनिटी प्लस एफर्ट, मौके और प्रयास मिलें तो कोई भी मरिता बन सकता है। सुझाव, सजेशंस फॉर व्यूअर्स लाइफ। 1, अपने समय का ईमानदारी से लेखा जोखा रखें, क्या आप मरिता जैसी प्रतिबद्धता दिखा सकते हैं? 2, अपने माहौल को सफलता के अनुकूल बनाइए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें, सीखने का माहौल बनाएं। 3, अपने बच्चों और आसपास के लोगों को सपोर्ट दीजिए, क्योंकि सफलता अकेले की नहीं, समाज की जिम्मेदारी है। 4, अगर आपके पास अवसर हैं तो उनका पूरा उपयोग करें, क्योंकि लाखों मरिता को वो अवसर कभी नहीं मिलता। 5, हर दिन कुछ नया सीखें, खुद को बढ़ाएं और दूसरों को आगे बढ़ाएं, यही असली आउटलियर बनने का रास्ता है। अगर आपको मरिता की कहानी ने छू लिया, अगर आपको ये महसूस हुआ कि सिस्टम, प्रयास और मौका मिलकर किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आप भी मरिता जैसी मेहनत कर सकते हैं? और कौन सी एक आदत है जो आप आज से बदलना चाहेंगे?